लोकसभा में फाइनली बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है। अगस्त से ये बात चल रही थी। एक्चुअली इसको लेकर के जो अमेंडमेंट करने थे वो 2023-24 की यूनियन बजट से चल रही थी, बट अब जाकर के इसको फाइनली पास कर दिया गया है और इसकी वजह से कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ एक्ट्स हैं जिसमें बदलाव किए जाएंगे, जैसे आरबीआई का एक्ट 1934 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग का ट्रांसफर और एक्विजिशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट का 1970, 1980 का, इसके अलावा एसबीआई एक्ट 1955। तो इन सब में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और क्या आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी की जीए मेंटर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखते हैं क्या है। तो देखिएगा कि लोकसभा में पास किया गया बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। अब कैसी है कस्टमर्स की कन्वीनियंस को, देखो जाहिर बात है यार, अगर कोई ऐसा बहुत समय से कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया था, समय के साथ चीजों को बदलना होता है, जरूरी होता है, तो ये भी बदलाव किया गया। अब इससे कस्टमर्स के ही फायदे होने वाले हैं। जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस बदलाव में, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास किया गया ट्यूसडे को लोकसभा में विंटर सेशन के दौरान, और इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस को भी प्रपोज किया गया है बैंकिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत। अब यहाँ पे आप देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बात में, अपने जब ये एड्रेस कर रही थी, स्पीच दे रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि एक वो वक्त था जब हमारे वहां के बैंक बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं थे और वो अक्सर सरकार के पास आया करते थे रिकैपिटलाइजेशन के लिए, लेकिन आज के समय में 2014 से लेकर आज तक में बैंक्स की पोजीशन फाइनेंशियली देखा जाए अच्छी हुई है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हैं। आज के समय में वो वक्त नहीं है। अब ये लोग बॉन्ड्स को रेज करते हैं, बॉन्ड्स को रेज करके मनी उठा लेते हैं मार्केट से। एनपीए भी कम हो गया है, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतरी से ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बात बताई है। फिर इन्होंने ये कहा है कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है, दोनों के ही सहयोग से हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो आज से स्टेबल हो पाया है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है या क्या क्या है वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिएगा इसमें क्या है, जो भी डिपॉजिटर्स होंगे, यानी जो भी हम लोग अपने पैसों को जमा कर रहे हैं बैंक में, तो हम लोग जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, अब हम लोग नॉमिनेट करते हैं, कर सकते हैं 4 इंडिविजुअल्स को अपने बैंक अकाउंट के लिए नॉमिनी के तौर पर, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट रिप्लेसिंग द करंट सिंगल नॉमिनी सिस्टम। तो अभी क्या होता है कि जब आप अपने अकाउंट को खोलते हो तो एक ना एक किसी को नॉमिनी बनाना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अकाउंट खोला, मैंने अपने फादर को नॉमिनी बना दिया किसी ने, तो ये नॉमिनी होता है कि चलो कल को ये नहीं रहे तो इनके नाम पर पैसे जाएंगे। लेकिन कोविड के दौरान देखा गया था, जैसे मान लो कोविड के दौरान तो बहुत अनटाइमली, बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, तो किसी किसी की तो पूरी फैमिली चली गई है। अब मान लो किसी की डेथ हुई, उन्होंने किसी को नॉमिनी बनाया था, वो भी चले गए, उनके परिवार का कोई तीसरा बंदा रह गया, तो उसके लिए मुसीबत थी, है ना। इस सिस्टम को खत्म करते हुए इन्होंने कहा है कि अब इन्होंने फाइनली क्या कर दिया है, नॉमिनी में 4 लोगों का जो है इन्होंने ऑप्शन दिया है कि 4 लोगों को किया जा सकता है। तो ये जो नॉमिनी हम लोग अपॉइंट करेंगे, एक होंगे सक्सेसिव नॉमिनी, एक होंगे सब्सटेंशियल, ठीक है। अब जरा हम लोग देख साइमल्टेनियस, सॉरी, ठीक है। तो एक सक्सेसिव नॉमिनी होंगे और एक साइमल्टेनियस नॉमिनी होंगे। सक्सेसिव में क्या होगा कि हम लोग ऑर्डर वाइज नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी अकाउंट खोली तो मैं अपने हस्बैंड का नाम नेम दे दूंगी, अपने मदर का, अपने फादर का, अपने बेटे का, ऐसे मैं दे सकती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं नहीं रही तो इनको जाएंगे, इस ऑर्डर में जाएगा। फिर एक साइमल्टेनियस नॉमिनी है जहां पे मैं परसेंटेज बता दूंगी कि इनको इतने 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 पैसे जो है से मेरे अकाउंट में इतने पैसे, इसका इतना परसेंटेज इनको दे दीजिएगा, इतना परसेंटेज इनको दे दीजिएगा। तो ये साइमल्टेनियस नॉमिनी में बदलाव किए गए हैं। तो सक्सेसिव और साइमल्टेनियस नॉमिनी क्या है वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा कितने नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हो, तो आप लोग 4 अपॉइंट अप कर सकते हो नॉमिनी, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं एक दफे। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 6 दशक 60 साल 1968 में इसमें चेंजेस किए गए थे कि किसी भी बंदे का अगर किसी बैंक के अंदर, देखो बैंक क्या करती है, बैंक भी एक कंपनी की तरह चल रही है, उसके भी शेयर्स वगैरह होते हैं, तो लोग अपने पैसे लगाते हैं। किसी एक बंदे ने अगर उसमें 5 लाख लगाए तो उसका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता था। ये 1968 में हुआ था, काफी पहले की बात है। आज वक्त बहुत बदल चुका है और 5 लाख कोई बहुत बड़ी अमाउंट है ही नहीं। तो इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन को चेंज करके कितना कर दिया गया है, 2 करोड़ का। तो अब अगर किसी बंदे का बैंक के अंदर 2 करोड़ तक का शेयर है, तब जाकर के इसको माना जाएगा कि इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और अगर किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उनको बैंक्स के कुछ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जो वो करते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। कितने दिनों के बाद हुई ये चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये हुई है कि बैंक्स को ज्यादा आजादी दी गई है
कि ये जो भी रेम्यूनरेशन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए या रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेडलाइंस के लिए, ये क्या किया जा रहा है, इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। और जैसे ऑडिटर्स वगैरह उसकी रेम्यूनरेशन में अब इनको थोड़ी सी ज्यादा छूट दी गई कि अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं तो उसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, दिस CRR मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी बैंक होते हैं उन्हें अपनी डेली एवरेज का कुछ % जो होता है RBI को कैश के रूप में जमा करके देना होता है। ठीक है, अभी तक CRR जो है ये फोर्टनाइटली होता था, सैटरडे से लेके जो प्रीसीडिंग फ्राइडे होता है, ठीक है, 14th फ्राइडे होता है, मतलब सेकेंड फ्राइडे जो होता है वहां से लेके वहां तक का टाइम 14 डेज का माना जाता था। तो कई बार क्या होता था कि अब 14 डेज लो आप, है ना, तो एक डेट एक महीने में, दूसरी डेट दूसरे महीने में शिफ्ट हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे। तो उसको चेंज कर दिया गया और सिंपल कर दिया गया है कि अब ये क्या होगा, फोर्टनाइटली की जो डेफिनेशन है वो चेंज करके 1 से लेके 15 तक की कर दी गई है। तो ये पहला फोर्टनाइट होगा, उसके बाद से 16 से लेके 30 तक सेकेंड फोर्टनाइट होगा। इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को एवरेज जो इनका मतलब डेली एवरेज है वो मेंटेनेंस करनी होती है CRR की, कि हाँ भाई हम इतना कैश रिजर्व कर रहे हैं RBI के पास में, और एज पर जितना भी उनका NDTL है उसके हिसाब से लोग इसको करते हैं। तो जो फोर्टनाइटली है उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया 1 से 15, 16 से 30, अगर 31st का महीना है तो 16 से 31st तक। ठीक है, ये कुछ और बदलाव किए गए हैं, सॉरी। सो यस, वी वर हियर। ठीक है, एक ये भी बदलाव किया गया है। इन सब के साथ में और क्या क्या किया गया है और क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेटा और कुछ चीजें और भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि एक चीज की गई है, जो टर्म ऑफ डायरेक्टर होता है, अब यहाँ पे चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर की बात नहीं की जा रही है, कोऑपरेटिव बैंक में जो टर्म ऑफ डायरेक्टर होता है उसको 8 से 10 साल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक किया गया है। जो टेन्योर है डायरेक्टर का वो बढ़ा दिया गया है, चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को हटाकर बाकी के जो डायरेक्टर है उनके टेन्योर को 8 से 10 साल कर दिया गया है। जो भी अभी फिलहाल में लीगल प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे बदलाव किए गए इसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज भी आप लोग देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि जो अमेंडमेंट हुई है वो कौन कौन से बिल्स में हुई है, जैसा मैंने आपको बताया इन सारे के सारे बिल्स में हुई है। काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि इनमें बदलाव करनी है, यूनियन बजट 2023-24 से चल रही थी, फाइनली हो गई है। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है कि जो बैंक का डिपॉजिट है, टोटल हाउस होल्ड सेविंग, बैंक के डिपॉजिट में जो टोटल हाउस होल्ड यानी कि हम लोग जो घरों से सेविंग हो रही है बैंक के अंदर, वो आज से कुछ समय पहले तक 55% तक थी, लेकिन आज 40% हो गई है। तो ये इतना कम कैसे हुआ है? कम हुआ है क्योंकि आज हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के और भी ऑप्शंस है, SIPs है, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स जाती थी उसका जो डिपॉजिट में इनका था, मतलब जो कंट्रीब्यूशन था, वो कंपैरेटिवली पहले से क्या हो गया, काफी कम हो गया है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अब लोगों के पास में क्या है, अब लोगों के पास में और भी तौर तरीके हैं और लोगों के पास में भी, मतलब आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली ज्यादा ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट ये अच्छी ही चीज है। ओके, बाकी आप लोग देख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि फिलहाल में अभी ये सारी चीजें की गई हैं। अब नॉमिनी जो है ये कॉन्टैक्ट कर सकता है असेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड एवरीथिंग, वो चीजें आप लोग देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक और भी इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने बताई है बेटा, वो ये है कि जो टोटल ब्रांचेस थी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, वो आज के समय में 3,792 से बढ़कर 1,65,000 हो चुकी हैं। तो हमारे देश में जो टोटल ब्रांचेस थी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, वो आज के समय में काफी बढ़ चुकी हैं। एक वो समय था जब ये हजारों में हुआ करती थी, कितनी, एक वक्त था जब ये मुश्किल से 3,792 थी, आज के समय में 1,65,000 हो चुकी हैं। ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये 2004 से लेके 2024 के बीच में हो रहा है कि इतनी ज्यादा बदलाव इनके अंदर आए हैं और मतलब लाखों में पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2014 से 2024 में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इसमें भी बड़ी बात यह है कि 85,000 जो ब्रांचेस हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं और ये 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है। अच्छा, एक चीज होती है, सरकार का अपना टारगेट है कि जो भी ऐसे इनहैबिटेड विलेज हैं, उस इनहैबिटेड विलेज के आसपास की 5 किलोमीटर की जो एरिया है, टारगेट एरिया है, इसमें एक ना एक या तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो या तो कोई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट हो, इनका प्रेजेंस होना जरूरी है और वो आज के समय में है भी। तो ये बड़ी बात है कि वो वक्त था जब 3,792 ब्रांचेस हुआ करते थे, आज 1,65,000 ब्रांचेस हो गए 2014 से 2024। इन सारी बातों पे एम्फेसाइज किया गया है, बताया गया है और बाकी की और भी हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, जो भी बैंक से जुड़ी हुई चीज होंगी या जो भी इंपॉर्टेंट होगी इकोनॉमी के लिए, वो सब हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। जुड़िए रहे
जुड़े रहिए हमसे हमारे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, चीज़ें समझ आई हो। बाकी अगर आप लोग और भी चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेरे साथ जुड़िए करंट अफेयर्स की क्लास में 7 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।